तो आज हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के पास कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक क्यों घोषित कर दिया है। ठीक है, ये कल जजमेंट आया था लास्ट की। पहले शुरू में आया कि 6 मार्च तक देना है रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिया था कि इलेक्शन कमीशन जो होता है, इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड पे एसबीआई को 6 मार्च 2024 तक देना है सारा डाटा, लेकिन नहीं आया था और इसको असंवैधानिक क्यों घोषित किया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो होता है, जितना भी जजमेंट होता है, सबसे हेड सुप्रीम कोर्ट होता है। तो आज हम बात करेंगे कि चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक क्यों घोषित किया। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि असंवैधानिक क्यों हुआ, कब लागू हुआ और कौन कौन सा जो जैसे ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो होता है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, और एक है कॉस्मस कॉस, और एक आया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। 3 लोग ने इस पर क्वेश्चन उठाया था। ये 2017 में आया लेकिन लागू हुआ, इम्प्लीमेंट कब हुआ? 2018 में। तो ये असंवैधानिक क्यों घोषित हुआ, उस पर हम लोग कुछ परिचर्चा करेंगे। और ये JPSC का एग्ज़ाम हो, BPSC का एग्ज़ाम हो, UPSC का एग्ज़ाम हो, जिसमें भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मेंस पेपर होगा, उसका आता है। तो देखिए कि क्या है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे चुनावी बॉन्ड स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चुनावी बॉन्ड प्रणाली जो होता है, वित्त विधेयक। ये 2017 में आया लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ? ये 2018 में लागू हुआ। ठीक है, 2018 में लागू हुआ है। ये 2018 में लागू होने के बाद अब इसमें बहुत सारा बात आएगा कि कौन कौन सा पार्टी को मिलेगा और कौन कौन पार्टी को नहीं मिलेगा। तो कोई भी इंडिया का वैसा पार्टी जो लोकसभा या फिर विधानसभा में 1% वोट प्राप्त कर लेते हैं तो उसको मिलेगा। क्या मिलेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो भी पंजीकृत पार्टियां हैं, जिसको ये फंड जो पंजीकृत राजनीतिक दल होंगे उसको फंड मिलेगा। ठीक है, अब फंड में क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब बताते हैं। देखिए ये मिलेगा, इसमें कितना मिलेगा? 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक का बॉन्ड है। बताइए, 1 करोड़ तक पार्टी लोग लेके जा रहा है। अभी चुनाव आ रहा है, इसमें तो सब पार्टी लोग मज़ा रहता है, लेकिन इसको असंवैधानिक इसलिए घोषित किया। बहुत सारा इसमें था कि आपको, हम लोग को, आम नागरिक तक ये पहुंच नहीं बना पाया कि हम लोग को इसमें जानकारी मिलेगा। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट होता है 2005 के अधिनियम के तहत, इसमें हम लोग आप नहीं जान सकते, जानकारी इसमें मिलेगा नहीं कि कौन पार्टी कितना प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया, कौन देने वाला था। इसीलिए इसको असंवैधानिक घोषित किया। जारी जब अगर आज है आपके पास 10 तारीख, जारी किए 10 तारीख, और 25 तारीख तक अगर इसको SBI में जाके अपना नहीं पेपर जमा किए, पैसा वो अकाउंट में जिसमें डाला था उसमें नहीं चला गया, तो क्या हो जाएगा उसमें आप लोग को कि जो भी पार्टी को मिला था उसके नाम पे 15 दिन के अंदर ये अगर प्रोसेस में नहीं आया तो फिर 5 दिन के बाद ये खुद पे खुद PM रिलीफ फंड में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हम सारा चीज़ लिख दिए कि जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए ही वैध होगा। वैलिडेशन इसका 15 दिन तक ही है। और ये जो जनप्रतिनिधित्व यहाँ पे जो आया है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल, ठीक है, इसको हम लोग चेक के माध्यम से दे सकते हैं, या फिर आप इसको जितना भी कैश रेवेन्यू जनरेट करता है, कोई भी डिजिटल माध्यम से या चेक माध्यम से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात करेंगे इसमें, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें सरकार का पक्ष क्या हुआ। मूल उद्देश्य था इसमें कि चुनावी वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के लिए। जब इसमें पारदर्शिता नहीं आया, जब विफल हो गया यहाँ पे, तब इसको असंवैधानिक हो गया। अब कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं उसको हम नहीं कर पाएंगे, तब हम विफल हो जाएंगे। उसी तरह क्या हुआ इसमें कि पारदर्शिता लाने की कोशिश किया लेकिन विफल हो गया, तो इसको इसीलिए आलोचना और इसको हमने सरकार के पक्ष रखा कि ऐसा चीज़ होगा। कुछ राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट प्राप्त हो गया था। इसमें भी अब आता है एक टॉप, यहाँ पे है क्रोनो कैपिटलिज्म। क्रोनो कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? तो ये क्रोनो कैपिटलिज्म मतलब होता ही है कि बड़ा जो भी कारोबारी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उसको, और सरकारी जो लोग भी बड़ा सरकार को चलाने वाले, जैसे यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी होते हैं, उन लोगों के बीच में डायरेक्ट
60 गार्ड बोल देते हैं, ठीक है। 60 गार्ड मतलब कि बीच में कोई नहीं आएगा, बड़ा बड़ा कंपनी, बड़ा बड़ा कैपिटलिस्ट जो होता है और बड़े बड़े अधिकारी बैठेंगे, बोलेंगे ठीक है मेरा बॉन्ड है, आप जाके दे दीजिए। अब किसको दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, कितना दीजिएगा, जब हमको इसका पता नहीं चलेगा, पैसा का ब्यौरा नहीं पता चलेगा, तो हम कैसे बोलेंगे क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अब इसको सूचना के अधिकार समझौता जो किया था उसके पक्ष में दिया, लेकिन फिर भी नहीं माना। अब देखिए आज तो हो गया 12 तारीख, आज ही आना था, अभी तक कुछ नहीं आया है, तो इससे आप लोग को आएगा मेंस पेपर में लिखने के लिए। अब इस पर हम लोग कुछ एक प्रश्न भी लाए हैं, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये बहुत है कि उल्लंघन हुआ था इसमें आप लोग का अधिकार, सूचना का अधिकार जो होता है उसका उल्लंघन हुआ। 19A के आर्टिकल में जैसे 19 में है कि बोलने का, लेकिन 19A में है उल्लंघन हो रहा था उसका। एक आता है हम लोग बोलते हैं क्यूडो प्रो क्यो, यानी कुछ बदले कुछ को प्रोत्साहन, मतलब कुछ के बदले। जैसे हम 2-4 आदमी हैं और 2-4 आदमी उधर से भी है, 4-4 दोनों तरफ से है। अब पता चला उधर से 3 लोग को मिल गया, इधर से 1 लोगों को मिला, तो ये तो गलत है, बराबर नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब काले धन का प्रवाह रोकने के लिए किया था इसको, लेकिन आप देख लीजिए काले धन कितना आया नहीं आया, आप लोगों को सारा पता है। हमको तो लग रहा है कि अभी जो भी आप लोग किसी को भी वोट दीजिए, कोई पार्टी को भी दीजिए, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि रोजगार का मुद्दा पे कौन बात कर रहा है। कोई भी पार्टी हो, आप लोग को ज़रूरी है अपना अधिकार समझना, देखना कि हमको कौन सा क्या देना है और रोजगार के बारे में क्या बात कर रहा है। पता चल रहा है आजकल का भाई रोजगार का मुद्दा ही ख़त्म हो जा रहा है। अरे भैया हम लोग पढ़ काहे रहे हैं, जब कमाएंगे ही नहीं तो क्या करेंगे। आजकल तो लोग PhD कर करके यहाँ पकौड़ा बेच रहे हैं। एक तो रीतू मैम जो थी, राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाना था, SBI को चुनावी बॉन्ड जारी करने पर तत्काल रोक का आदेश लगा दिया है। और ये देखिए आया है कि 6 मार्च 2024 तक विवरण देने का था। अब इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आता नहीं है, सॉरी क्वेश्चन आएगा कि चुनावी बॉन्ड स्कीम किस वर्ष लागू हुआ था, 2018 में। उसके बाद इससे एक और क्वेश्चन आया, कौन सा आर्टिकल के तहत ये उल्लंघन हुआ था, 19A के तहत। इसका कब प्रावधान आया था, जनप्रतिनिधित्व 1951 में। ये सब 3 क्वेश्चन है, ये सब जो SSC का एग्जाम होगा, रेलवे का होगा, उसमें आएगा। बाकी डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए हम आप लोग को पूरा नोट्स बना के दिए हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी CA पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, लागू हो गया है, उस पर भी हम लोग वीडियो बना के लाएंगे विस्तृत रूप से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना भी करेंट अफेयर्स टॉपिक इसी तरह आएगा। जैसे आज हम आप लोगों को बताएं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, CEA के बारे में, उसके बाद जितना भी करेंट अफेयर्स टॉपिक आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, आप लोग देख पाइएगा आराम से। और अभी हम लोग के साथ में मैथ का भी आ रहा है, JSSC CGL का जो 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री से कितना आया था, ज्योमेट्री से कितना आया था, एडवांस ज़्यादा वेटेज था। हम लोग एक स्पेशल क्लास यूट्यूब पे ला रहे हैं JSSC CGL के लिए, इसीलिए आप लोग सारे लोग से है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को टच कर दीजिएगा, तो आप तक आराम से रीच हो जाएगा, आप तक पहुँच हो जाएगा। उससे आपका पूरा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और हम लोग क्या होगा, हम लोग को एनर्जी मिलेगा, सब्सक्रिप्शन मिलेगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, थोड़ा हम लोग का भी रोजी रोटी चल जाएगा, 10-5 रुपये कमा लेंगे।